सर रिवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से मैंने आपको बताया था कि सर देखें रिवैल्यूएशन मॉडल में आप अपने पीपी को जो है फेयर वैल्यू पर रखते हो, और अगर तो पॉजिटिव चेंज होता है तो वो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज करते हो, जिसको आप ओसीआई के अंदर लगाते हो, और जो भी नेगेटिव चेंज होता है आप उसको पीएनएल में चार्ज करते हो। सर ओसीआई और पीएनएल इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर हम लोगों ने चार अहम बातें पढ़ी थी कि भाई ओसीआई और पीएनएल में क्या डिफरेंस है। ओसीआई वाली जो आपका इनकम होती है वो टैक्सेबल नहीं होती, प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो आपका प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल होता है। इसी तरीके से अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट लेते हो, ओसीआई वाली जो आपका प्रॉफिट होता है या इनकम होती है आप उसे जो है अकाउंट फॉर नहीं करते। इसी तरीके से जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होती है वो पीएनएल वाली इनकम होती है, ओसीआई वाली इनकम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होती। ये मैंने तीन चार डिफरेंसेस आपको बताए थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। फिर हमने बात की थी कुछ अहम टर्म्स पर, एक होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सर हिस्टोरिकल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल किरण, हम डिसाइड करते हैं। फिर हमने बात की थी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पे कि सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या होती है। तो हमने देखा कि सर अगर तो कुछ ना होता कॉस्ट में, सिर्फ और सिर्फ आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट, तो आपकी क्या वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। सही है सर। एक्चुअल कैरिंग अमाउंट वो होती है जो आज आपकी बुक्स में आ रही होती है, जितने पर आप अपने एसेट को आज वैल्यू कर रहे होते हैं। सर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट कब बराबर होगी, कब सेम होगी। तो सर हमने देखा कि हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट और एक्चुअल कैरिंग अमाउंट उस वक्त सेम होगी जब कोई फेयर वैल्यू का चेंज नहीं होगा और कोई एस्टिमेट का चेंज नहीं होगा। अच्छा सर, फिर हमने एक इलस्ट्रेशन की थी जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि देखो यार किस तरीके से आपकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से वैल्यू ऊपर या नीचे होती है तो आप उसको कहां चार्ज करते हो, क्योंकि पीपीई को डेबिट या क्रेडिट करोगे तो उसका दूसरा लेग भी कहीं ना कहीं चार्ज करना होगा। तो सर इस पर हमने बात की कि देखो यार हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट जो है ना तुमने उसको बेस बनाना है। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर जाओगे वो सबका सब कहां चार्ज होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना नीचे जाओगे सबका सब कहां चार्ज होगा, पीएनएल में विद नेम रिवैल्यूएशन लॉस। अगर आप ऊपर हो और आपको नीचे जाना है तो सारा का सारा पहले जो सरप्लस है उसे क्या करोगे, रिवर्स करोगे, और फिर जितना लॉस है उसको पीएनएल में लॉस के तौर पे बुक करोगे। और अगर आप नीचे हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से नीचे, और अगर आपको ऊपर जाना है तो जितना पहले लॉस है नेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेनिफिट उसे आप रिवर्स करोगे और फिर आप सरप्लस को बुक करोगे। ये हमने चार केसेस पढ़े थे हम लोगों ने डिटेल में। यहां तक किसी का कोई सवाल? फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिवैल्यूएशन मॉडल के हवाले से जो आप लोगों ने आई एम श्योर क्लास में पढ़ भी लिए होंगे। सही है, नहीं पढ़े तो आप लोग बाद में भी देख लेना, या आज जो है मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि देखिए सर आपने एक बात बोली कि रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली जो इनकम है जिसको हम ओसीआई वाली इनकम भी कहते हैं ये सोतेली इनकम है, मतलब दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिटेन अर्निंग वाली इनकम होती है जो कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम होती है वो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सर आप एक बात बताइए, जो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली इनकम है जिसको आप सोतेली इनकम भी कहते हैं, क्या वो कभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगी, मतलब कभी वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगी या जिंदगी भर वो सोतेली रहेगी या कभी सगी होगी भी? तो सवाल का जवाब ये आया कि जी सर बिल्कुल रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली इनकम जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हो सकती है, मतलब रिटेन अर्निंग में जा सकती है दो सिनेरियोज में। मतलब सरप्लस से रिटेन अर्निंग में आप दो सिनेरियोज में लेकर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई सोतेले को कभी तो सगा करना है ना, क्योंकि तो शेयर होल्डर की है। तो शेयर होल्डर तो बोलेंगे कि भाई अगर एक इनकम है तो हमें कब मिलेगा। इन्वेस्टर तो यही बोलेगा कि भाई मैंने पैसा लगाया तो उसके ऊपर मुझे जो है प्रॉफिट कब मिलेगा। तो जवाब ये आया कि जी भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में आप ट्रांसफर कर सकते हो दो सिनेरियोज में। पहला सिनेरियो कि जो एसेट था वो बिक जाए, पहला सिनेरियो ये है कि भाई जो एसेट था वो डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो जाहिर बात है जितना सरप्लस है वो सारा का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे आप। या दूसरा सिनेरियो ये है कि सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, आइए एक एग्जांपल करते हैं, इसको आप बोर्ड से देखेंगे। लेट्स से मेरा एक एसेट है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए, उसकी न्यू कैरिंग अमाउंट है 150 रुपए। 100 रुपए की कैरिंग अमाउंट है, यूजफुल लाइफ है 5 साल। अगर तो मैं कैरिंग अमाउंट जो अभी की है 100 रुपया उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 20 रुपए। मगर अगर लेट्स से मैं इसको बोलता हूं कि मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई है 150 रुपए और यूजफुल लाइफ 5 साल ही है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब कितना आएगा, 30। तो ये जो 20 से 30 रुपया हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुम चाहो तो जितना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो हर पीरियड के एंड पर तुम उतने ही बराबर अमाउंट सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ले जाओ ताकि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सको ये 10 रुपए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला सिनेरियो कि जो आपके सरप्लस में अमाउंट बढ़ा हुआ है आप उसको जो है रिटेन अर्निंग में कब ले जाओगे, जितना भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो उस अमाउंट के बराबर आप सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में ले जाओ। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। दूसरा तरीका है कि सर आपका जो एसेट है जो रीवैल्यू हुआ है वो बिक जाए, तो जो भी डिस्पोजल के ऊपर आपका जो है क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होगा वो सबका सब कहां चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से मेरा एक एसेट है जिसकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है 200 रुपए, एक्चुअल कैरिंग अमाउंट है 270 रुपए। तो बताओ सरप्लस कितने का आ रहा होगा, 70 का आ रहा होगा ना, 70 का। भाई जब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से जितना ऊपर है तो जाहिर बात है सरप्लस ही पड़ा हुआ होगा ना। अब सर अज्यूम करो कि आप इसे 290 रुपए में बेच देते, आप इसे 290 रुपए में बेच देते। अब सुनना 290 में जब आप बेचोगे तो होगा क्या, आपके पास कैश आया 290 का, आपका पीपी क्रेडिट हुआ 270 से, और गेन ऑन डिस्पोजल आपका आया 20 रुपए का। ऐसा ही है। अब सर मुझे आप एक बात बताओ, जब आपने पीपी को क्रेडिट किया 270 से तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो खड़ा हुआ था, अब उसकी जरूरत रही नहीं। भाई जब पीपी खत्म हो गया तो उससे रिलेटेड सरप्लस रहने की जरूरत ही नहीं है। तो सर जितना सरप्लस है उसे आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। सरप्लस कितने का पड़ा हुआ था अहमद रजा, 70 का। तो देखो आपने 70 से रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर दिया और 70 से रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर दिया। तो सर अगर आप एक बात नोट करो, एक मिनट के लिए अगर आप सोचो अहमद रजा, इसको सोचो कि अगर तो इसकी वैल्यू 200 रुपए ही रखते, अगर तो इसकी वैल्यू 200 रुपए ही होती और आज ये बिका कितने में था, 290 में, तो तुम्हारा डायरेक्ट गेन कितना जाता, 90 का, और ये गेन अल्टीमेटली कहां जाता, रिटेन अर्निंग में 90 का। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग में ही ले जा रहे हैं, बस फर्क कितना है, 20 रुपए डायरेक्ट ले जा रहे हैं और 70 रुपए सरप्लस के थ्रू ले जा रहे हैं। तो मकसद यही है कि अल्टीमेटली आपको नेट जो फायदा हुआ है वो 90 रुपए का।
आई होप आपको ये चीज क्लियर है। हाँ भाई किरण, क्लियर है आपको? इसको जल्दी से कॉपी कर लो।